नमस्कार। आज हम पौधों के एक ऐसे परिवार की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे खाने की थाली से लेकर खेतों की मिट्टी तक हर जगह मौजूद है। ये है फैबेसी परिवार, जिसे हम आमतौर पर मटर, फली या दालों वाले कुल के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही दिलचस्प परिवार है। हमारे पास इस विषय पर कुछ विस्तृत व्याख्यान के अंश हैं। ये इस परिवार के वर्गीकरण, इसकी अनोखी बनावट और इसके अनगिनत उपयोगों पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि फैबेसी परिवार की उन खासियतों को समझें जिन्होंने इसे इतना सफल और हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम किसी छोटे-मोटे समूह की बात नहीं कर रहे हैं। ये फूलों वाले पौधों में मतलब एंजियोस्पर्म में तीसरा सबसे बड़ा परिवार है। इसके सदस्य दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। आकार और संख्या में ये वाकई बहुत विशाल है। तीसरा सबसे बड़ा, ये तो सचमुच में काफी बड़ी बात है। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसे पौधों की दुनिया में कहाँ रखा है? इसका वर्गीकरण वो कैसे किया गया है? देखिए, अगर हम वो बेंथम और हुकर की वर्गीकरण प्रणाली देखें, तो ये आता है डाइकोटिलेडोन वर्ग में, मतलब द्विबीजपत्री पौधे, और उसमें भी पॉलीपेटाले उपवर्ग में। फिर इसे रोजेल्स गण के अंदर रखा गया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस परिवार के अंदर ही इतनी ज्यादा विविधता है कि इसे आगे 3 मुख्य उपकुलों में बांटा गया है। एक है पेपिलियोनेसी, इसमें हमारी ज्यादातर दालें, मटर वगैरह आते हैं। अच्छा। दूसरा कैल्सिल्पीनियाई, इसमें आपको अमलतास, गुलमोहर जैसे पेड़ मिलेंगे। हाँ हाँ, गुलमोहर। और तीसरा मिमोसेई, जिसमें बबूल और वो छुईमुई जैसे पौधे आते हैं। ये जो विभाजन है ना, यही इसकी अंदरूनी विविधता को दिखाता है। तो ये 3 उपकुल इसकी विशालता को समझाते हैं। अच्छा, दुनिया भर में और भारत में ये कितना फैला हुआ है, अंदाजा क्या है? देखिए, विश्व स्तर पर इसमें करीब 600 से 700 वंश हैं, और प्रजातियां तो समझ लीजिए 12,000 से 17,000 तक। 12,000 से 17,000? हाँ बाप रे! हाँ, ये संख्या ही बताती है कि ये पौधे कितने अनुकूलनीय हैं। ये ठंडे पहाड़ी इलाकों से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक और घने जंगलों में भी लगभग हर तरह के माहौल में आपको मिल जाएंगे। इसीलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन या सर्वव्यापी कहा जाता है। और भारत की बात करें तो यहाँ भी करीब 100 वंश और 1100 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह हमारी वनस्पति का एक बहुत अहम हिस्सा है। यानी ये पौधे तो हमारे आसपास ही हैं, चाहे हम उन्हें पहचाने या न पहचाने। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। इनकी कोई खास पहचान, आदत या रूप रंग में क्या कुछ अलग है? रूप रंग में भी ये कमाल के हैं। ये जमीन पर फैलने वाली छोटी जड़ी बूटी मतलब शाख हो सकते हैं, या घनी झाड़ियां बन सकती हैं। शीशम, डेलबर्गिया जैसे बड़े बड़े पेड़ भी इसी में आते हैं। या फिर जैसे मटर, पायसम है, सहारे पर चढ़ने वाली बेलें भी। जड़ों की बात करें तो इनमें आमतौर पर मूसला जड़ तंत्र होता है, मतलब एक मुख्य जड़ काफी गहराई तक जाती है। जड़ों की बात हुई तो एक चीज जो इस परिवार को बहुत ही खास बनाती है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैंने सुना है, ऐसा लगता है जैसे इनके पास कोई सुपर पावर हो। आहा, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपर पावर। ये फैबेसी परिवार की शायद सबसे बड़ी खासियत है। इनकी कई प्रजातियों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, रूट नोड्यूल्स। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। ये एक तरह की दोस्ती है, सहजीवन। पौधा बैक्टीरिया को रहने की जगह और खाना देता है। अच्छा। और बदले में बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो हवा में जो नाइट्रोजन गैस है न, जिसे पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे पकड़कर ऐसे रूप में बदल देते हैं जिससे पौधा आसानी से सोख सके, जैसे अमोनिया। इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पौधे एक तरह से हवा से ही अपना खाद बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। और ये सिर्फ पौधे के लिए फायदेमंद नहीं है। जब पौधा मरता है या उसकी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं, तो ये जमा की हुई नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है। इससे जमीन ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि किसान अक्सर दालों वाली फसलें लगाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। ये प्रकृति का एक अद्भुत तरीका है मिट्टी को बेहतर बनाने का। ये तो वाकई कमाल की बात है। पर्यावरण और खेती दोनों के लिए कितना जरूरी है ये। अच्छा, जड़ों से थोड़ा ऊपर उठकर तने और पत्तियों की तरफ देखें तो क्या उनमें भी कुछ खास मिलता है? तने और पत्तियां भी इनकी मतलब अनुकूलन क्षमता दिखाते हैं। तना कभी मुलायम शाकी होता है, कभी लकड़ी जैसा सख्त, सीधा भी हो सकता है, या बेल की तरह चढ़ने वाला भी। पत्तियां आमतौर पर संयुक्त होती हैं, कंपाउंड लीव्स, मतलब एक डंठल पर कई छोटे छोटे पत्रक लगे होते हैं, जैसे इमली या शीशम में आपने देखा होगा।
कभी कभी पत्तियां सरल सिंपल भी होती हैं। और एक दिलचस्प बात है पत्तियों का रूपांतरण। जैसे मटर या जंगली मटर लैथिरस जैसी बेलों में क्या होता है, पत्ती का जो आगे का हिस्सा है या कभी कभी पूरा पत्र की, वो धागे जैसी संरचना में बदल जाता है। अच्छा। उसे प्रतान या टेंड्रिल कहते हैं। ये प्रतान पौधे को किसी सहारे पर लिपटने और ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। धूप तक पहुंचने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है ये। अच्छा, तो वो जो मटर के पौधे में धागे जैसे लिपटे रहते हैं, हाँ। वो असल में पत्तियां ही होती हैं। क्या बात है। और कुछ पौधों की पत्तियां रात में या छूने पर सिकुड़ जाती हैं, जैसे छुई मुई, वो भी इसी परिवार से हैं। हाँ, बिल्कुल। छुई मुई मिमोसा प्यूडिका इसी परिवार की मिमोसिएई उपकुल का ही सदस्य है। पत्तियों या पत्रकों का इस तरह हिलना डुलना, जिसे सुप्त गति या स्लीप मूवमेंट कहते हैं, इस परिवार के कई सदस्यों में देखने को मिलता है। इसका कारण शायद पानी बचाना हो या रात में चरने वाले जानवरों से खुद को बचाना हो। पत्तियों के आधार पर छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स कहते हैं, वो भी अक्सर इनमें मौजूद होती हैं। पत्तियों की दुनिया भी कम रोचक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस परिवार की असली पहचान शायद इसके फूलों और फलों से है। फूलों की बात करें तो क्या इनमें कुछ ऐसा है जो इन्हें बिल्कुल अलग बनाता है? फूलों की बनावट में भी गजब की विविधता है। जैसे वो मिमोसेई उपकुल है ना, बबूल वगैरह, उसमें फूल छोटे छोटे होते हैं गुच्छों में और अक्सर त्रिज्या सम्मित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब आप उन्हें किसी भी एंगल से काटें, वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे, एक तारे की तरह। लेकिन जो पैपिलियोनेसी उपकुल है, जिसमें हमारी दालें, मटर, सेम आते हैं, उसके फूल बहुत ही खास होते हैं। वो होते हैं एक व्यास सम्मित, जाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक? हाँ, मतलब उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से काटने पर दो बराबर आईने जैसे हिस्से मिलेंगे, जैसे हमारा चेहरा होता है। इनकी बनावट कुछ तितली जैसी दिखती है, इसीलिए इन्हें पैपिलियोनेशियस कहते हैं। तितली जैसे फूल? हाँ। अरे वाह, ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। इनकी बनावट होती कैसी है फिर? इनमें 5 पंखुड़ियां होती हैं, मतलब दल, लेकिन वो सब अलग अलग आकार की होती हैं। सबसे बड़ी वाली जो सबसे ऊपर होती है, वो एक झंडे की तरह खड़ी रहती है। उसे स्टैंडर्ड या वैक्सलम कहते हैं। ये अक्सर काफी रंगीन होती है और कीड़ों को, मतलब परागणकों को, दूर से ही आकर्षित करती है। इसके नीचे 2 पंखुड़ियां पंखों की तरह साइड में फैली होती हैं। उन्हें विंग्स या एले कहते हैं। और सबसे नीचे की जो 2 पंखुड़ियां हैं, वो अक्सर आपस में जुड़कर एक नाव या डोंगी जैसी संरचना बनाती हैं। उसे कील या करीना कहते हैं। स्टैंडर्ड, विंग्स, कील, ये तो बड़े अनोखे नाम है। इस कील का क्या काम होता है? ये कील बहुत जरूरी है। ये फूल के जो प्रजनन अंग है ना, नर वाला पुंकेसर, स्टेमेन, और मादा वाला अंडप, कार्पिल, उनको अपने अंदर छुपाए रखती है। अब जब कोई भारी कीट जैसे कि मधुमक्खी उन विंग्स पर आकर बैठता है, तो उसके वजन से कील नीचे दब जाती है। अच्छा। और जैसे ही वो दबती है, अंदर छिपे पुंकेसर और वर्तिकाग्र बाहर निकलकर कीट के शरीर से छू जाते हैं। इस तरह परागण, पॉलिनेशन हो जाता है। ये एक तरह का खास ताला चाबी जैसा सिस्टम है, जो सही परागण को ही अंदर आने देता है। वाह, यानी फूल की पूरी बनावट ही परागण के लिए एकदम फिट है। कमाल है। और पुंकेसरों की व्यवस्था में भी कुछ खास होता है। मैंने सुना है वे अक्सर जुड़े हुए होते हैं। हाँ, पैपिलियोनेसी में अक्सर 10 पुंकेसर होते हैं और इनमें से 9 के जो तंतु हैं, फिलामेंट, वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक नली जैसी चीज बना लेते हैं, जो अंडाशय ओवेरी को घेरे रहती है। जबकि 10वां पुंकेसर, आमतौर पर ऊपर वाला, वो अकेला रहता है, स्वतंत्र। इस व्यवस्था को डाइएडल्फस 9+1 कहते हैं। ये संरचना भी परागण में मदद करती है। और मादा भाग, मतलब जायांग, गाइनोशियम, उसमें क्या खास है? इस परिवार की एक और बड़ी पहचान ये है कि जायांग में आमतौर पर सिर्फ एक ही अंडप, एक ही कार्पेल होता है, और इसी एक अंडप से इनका वो जाना पहचाना फल बनता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, यानी फूल के बाकी हिस्सों के ऊपर होता है, और बीजांड, मतलब जो बाद में बीज बनेंगे, वो अंडप के अंदर एक किनारे पर एक लाइन में लगे होते हैं। इसे सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। अच्छा, जैसे मटर की फली खोलते हैं तो दाने एक लाइन में दिखते हैं, बिल्कुल वैसे। तो क्या इसका मतलब यह है कि इनका फल हमेशा फली ही होता है, लिग्यूम? ज्यादातर मामलों में तो हाँ। इनका सबसे आम फल लिग्यूम या फली ही है। ये एक सूखा फल होता है जो पकने पर
आमतौर पर दोनों तरफ से फट जाता है और बीज बिखर जाते हैं। मटर, सेम, चना, अरे मूंगफली भी, वो जमीन के अंदर लगती है पर है वो भी फली। ये सब इसके क्लासिक उदाहरण हैं। हाँ हाँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी फल सख्त होता है, फटता नहीं है, जैसे शीशम में, या गूदेदार भी हो सकता है जैसे इमली, या किसी किसी में पंख जैसा भी होता है, समारा। ये विविधता भी इनके बीजों को अलग अलग तरीकों से फैलने में मदद करती है। और बीजों में क्या खास बात है? बीज आमतौर पर काफी कठोर खोल वाले होते हैं और उनमें भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, या तो होता ही नहीं या बहुत कम होता है। भ्रूण के जो बीज पत्र होते हैं ना, कॉटिलिडॉन्स, वही भोजन जमा करने का काम करते हैं और काफी मोटे मांसल होते हैं, जैसे चने या राजमा में हम देखते हैं। अच्छा, इन सभी संरचनाओं को संक्षिप्त में बताने के लिए वैज्ञानिक एक पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मटर पाइजम का उदाहरण दिया गया था, क्या आप उसे थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये पुष्प सूत्र दरअसल प्रतीकों की भाषा में फूल की पूरी कहानी बता देता है। मटर का पाइसम सेटाइवम का सूत्र है BR क्रॉस W, W के नीचे एक क्रॉस, K5 C1+2+2 A9+1 G, और G के नीचे एक लाइन। ठीक है। अब देखिए, BR का मतलब है कि फूल के नीचे सहपत्र मौजूद है। काई का निशान बताता है कि फूल एक व्यास सममित यानी ज़ैगोमॉर्फिक है, मतलब तितली जैसा। W का मतलब है उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, नर और मादा दोनों भाग हैं। K5 का मतलब है कैलिक्स में 5 बाह्य दल हैं और वो जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट मतलब जुड़े हुए हैं। C1+2+2 वो पेपिलियोनेशियस कोरोला दिखा रहा है। 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 नीचे वाली जुड़ी हुई कील पंखुड़ियां। हाँ हाँ। A9+1 मतलब 10 पुंकेसर हैं जिनमें से 9 जुड़े हुए हैं और एक अलग है, वो डायडेल्फस वाली स्थिति। और आखिर में G और नीचे लाइन का मतलब है एक अंडप यानी जिनोइशियम है और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। वाह, ये सूत्र तो वाकई में पूरी जानकारी एक साथ दे देता है। चलिए, अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इस परिवार का आर्थिक महत्व। ये पौधे हमारे किस किस काम आते हैं? औषधियों से शुरू करें। रोगों में, खासकर मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए काफी उपयोगी माना गया है। एक और है रत्ती या गुंजा, एब्रेस प्रिकेटोरियस। उसके बीज तो जहरीले होते हैं, पर पत्तियों का रस कुछ त्वचा रोगों जैसे ल्यूकोडर्मा में प्रयोग किया जाता है, पर बहुत सावधानी से। और मुलेठी, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, वो तो खैर गले की खराश और खांसी के लिए घर घर में जानी जाती है। हाँ, मुलेठी तो बहुत आम है और खाने पीने की चीज़ों में तो मुझे लगता है इस परिवार का योगदान शायद सबसे ज़्यादा है, खासकर दालें, जिन्हें गरीब का मांस भी कहते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन का तो ये खजाना है ना परिवार। दालों की तो पूरी लिस्ट है, मटर, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, लोबिया, खेसारी, और इनके अलावा सोयाबीन जो प्रोटीन और तेल दोनों का भंडार है, और मूंगफली, तेल भी मिलता है और स्नैक्स के तौर पर भी खाते हैं। ये सब इसी कुर के सदस्य हैं। बाबे, कितनी सारी दालें! हाँ, और सिर्फ दालें ही नहीं, कचनार की कलियों और फूलों की सब्जी बनती है कई जगह। इमली का गूदा तो हम चटनी और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। सही कहा, ये तो भोजन की सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण परिवार है। क्या सजावटी पौधे भी आते हैं इसमें, मतलब सुंदरता बढ़ाने वाले? हाँ बिल्कुल, सुंदरता बिखेरने में भी ये परिवार पीछे नहीं है। जैसे अमलतास, कैसिया फिस्टुला, उसके वो सुनहरे पीले फूलों के गुच्छे जो झरने कैसे लटकते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। फिर पलाश या ढाक, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं, उसके नारंगी लाल फूल दूर से ये ऐसे लगते हैं जैसे जंगल में आग लगी हो। मीठी मटर, लैथरस ओडोरेटस भी है, जो अपनी प्यारी खुशबू और सुंदर रंगों के लिए बगीचों में खूब उगाई जाती है। और गुलमोहर? हाँ, और गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया, वो तो गर्मियों में अपनी लाल नारंगी छटा से पूरे शहर को जैसे रोशन कर देता है। गुलमोहर के पेड़ तो वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं, सही कहा आपने। अच्छा, इनके अलावा भी कई तरह के उपयोग बताए गए हैं, जैसे रेशे, रंग, लकड़ी, ये सब भी हैं। हाँ, अन्य उपयोग भी बहुत हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे सनई या सनहेम्प, क्रोटोलेरिया जिंसिया। उसके तने से एक मजबूत रेशा निकलता है, बास्ट फाइबर। उससे रस्सी, टाट, बोरे वगैरह बनते हैं। अच्छा। फिर नील इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया,
इससे वो ऐतिहासिक नीली डाई मिलती थी, इंडिगो, जिसने एक जमाने में व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। खैर, सनेगेलिया कैटिचू की लकड़ी से कत्था निकाला जाता है, जो पान में इस्तेमाल होता है। हाँ, कत्था। सिरिस, अल्बिजिया लेबेक और ऐसी कई और प्रजातियां हैं जिनकी लकड़ी जलाने के काम आती है, मतलब ईंधन का अच्छा स्रोत है। और अगर बढ़िया लकड़ी की बात करें तो शीशम, डालबर्गिया सिसु, उसकी लकड़ी अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए फर्नीचर बनाने में सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत कीमती लकड़ी है। अरे वाह, उपयोगों की ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो फैबेसी परिवार अपनी बनावट में अविश्वसनीय रूप से विविध है। मतलब जड़ों में वो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया के साथ दोस्ती से लेकर उन अनोखे तितली जैसे फूलों तक। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से देखें तो ये मानव जाति के लिए एक तरह से आधारशिला जैसा है। ये हमें पोषण देता है, दालें, तेल, दवाएं देता है, लकड़ी, फाइबर, रंग और सुंदरता भी। इसका जो वर्गीकरण है, खासकर वो 3 उपकुलों में, वो इसी अंदरूनी विविधता और इसकी जो विकासावधि सफलता है, उसी को दिखाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये परिवार सिर्फ हमारे इकोसिस्टम के लिए ही नहीं, मिट्टी को उपजाऊ बनाकर, बल्कि हमारी सभ्यता के पोषण और विकास के लिए भी मतलब केंद्रीय महत्व रखता है। हाँ, एकदम सही। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस विशाल परिवार में अभी और कितनी अनदेखी संभावनाएं छिपी होंगी। आज जब हम सस्टेनेबल खेती की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का सामना करने वाली फसलों की खोज कर रहे हैं, नई दवाओं की तलाश में हैं, तो फैबेसी परिवार भविष्य के लिए भी एक उम्मीद की किरण जगाता है। इसमें अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है, जिसके बारे में जानना बाकी है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक विचार ये है कि अगली बार जब वे अपनी पसंदीदा दाल खाएं या मटर छीलें या सड़क किनारे खिले गुलमोहर या अमलतास के खूबसूरत फूलों को देखें, तो वे एक पल रुककर इस अद्भुत, इस विविध फैबेसी परिवार के बारे में सोचें, जिसने न सिर्फ हमारी थाली को भरा है, बल्कि हमारी धरती को भी कितना समृद्ध किया है। हाँ, ये याद रखना कि हमारे भोजन और हमारे पर्यावरण का इतना बड़ा हिस्सा पौधों के इसी एक परिवार पर कितना ज्यादा निर्भर है, ये सचमुच आंखें खोलने वाला है।